कल लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी, नया चैप्टर स्टार्ट किया था। एक्चुअल में अपन को स्टार्ट करना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं 10 चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करूँगा, लेकिन हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चैप्टर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ रहा था, तो पहले अपन उसको निपटा देते हैं। ये 4 या 5 क्लासेस का चैप्टर है और मैं ये चाह रहा था कि एक यहाँ और एक वहाँ अपन स्टार्ट करेंगे घर पे। और अब ऑलरेडी आपको ये ऑनलाइन देखना ही देखना है शाम को, तो एक साथ 2 चैप्टर आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। तो एक बार पहले अपन इसको करके ना फिर अपन हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो कल अपन इसका इंट्रोडक्शन तो देख चुके थे ऑलमोस्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता किस किस के बीच में है, ये सारी बातें हम हमारे लास्ट कल के लेक्चर में कर चुके हैं। आज कल हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर। कहाँ तक छोड़ा था? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करनी है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर 3 तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स 3 तरीके का होता है। पहला है सिंपल सॉल्ट, फर्स्ट वन इज सिंपल सॉल्ट, सेकेंड इज डबल सॉल्ट, सेकेंड इज डबल सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज coordinate salt. Third one is coordinate salt. There are 3 types of compounds: simple salts, double salts and coordinate salts. 3 प्रकार के कंपाउंड्स की आपको बात करनी है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आइडेंटिटी क्या है और सिंपल सॉल्ट्स होते क्या हैं। ओके, फर्स्ट एज पर नेम, जिसका इसका नाम है सिंपल सॉल्ट, वैसा ही इसका बिहेवियर भी है। मतलब सिंपल सॉल्ट वर्ड सुनते ही लग रहा है कि नॉर्मली इसकी कोई खास स्पेशल प्रॉपर्टी होंगी नहीं। और सिंपल सॉल्ट का एकदम बेसिक सा एग्जांपल अगर आप देना चाहो, कि मैं अगर आपको पूछूं कि सिंपल सॉल्ट यूँ मैं कहूँ तो आपके दिमाग में क्या एग्जाम्पल आएगा? कोई भी एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? अगर मैं ये कहूँ सिंपल सॉल्ट का एग्जाम्पल बताओ तो आप क्या, कौन सा कंपाउंड बताएंगे? NaCl सिंपल एग्जाम्पल है। हम बात कर सकते हैं NaCl को हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सॉल्ट है। तो मैं सीधा पहले एग्जाम्पल बताऊंगा फिर डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक। तो सिंपल सॉल्ट का एग्जाम्पल मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कि NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सॉल्ट। ये क्या है? सिंपल सॉल्ट। तो हम ये जो कंपाउंड्स बांट रहे हैं ना, तो मैंने पहले ही कहा कि इन तीनों को अपन को डिफाइन करना है, तो वी हैव टू डिसाइड ए प्रॉपर्टी। हम किस प्रॉपर्टी के आधार पर डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ आयंस। कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के आधार पर आपको डिफाइन करना है सिंपल सॉल्ट्स को। किस आधार पर करना है? नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस फर्निश हो रहे हैं, कितने आयंस जनरेट हो रहे हैं। सिंपल सॉल्ट की बात करें तो जब भी कोई आप ऐसा सॉल्ट ले रहे हो जिसको आपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो हम सबको पता है कि सॉल्ट्स आर मेजरली एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ये आयनिक बॉन्ड्स के एग्जांपल्स है। और वो क्या करेंगे, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो आयंस जनरेट करते हैं, आयंस जनरेट होंगे। NaCl की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बना देगा? Na+ एंड Cl-। नंबर ऑफ आयंस कितने हुए? नंबर ऑफ आयंस कितने हुए? 2। कितने आयंस हुए? 2 आयंस। तो सिंपल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच फर्निश्ड 2 आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही आयंस जनरेट होते हैं तो वो आपका कहलाएगा सिंपल सॉल्ट। क्या कहलाएगा? सिंपल सॉल्ट। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप एक और देख सकते हो, MgSO4। क्या देख सकते हो? MgSO4। MgSO4 अगर टूटेगा तो क्या बनेगा? Mg+2SO4 2-। चार्जेस क्या है वो मैटर नहीं करेगा, आपको आयंस कितने हैं इस चीज़ से मतलब है। वरना कई बार आप ये समझ सर इसके ऊपर +2 चार्ज है तो 2 आयन हो गए। आयंस की नंबर 2 नहीं है, और ये आयंस का नंबर अपन ने पहले भी पढ़ा है, याद अगर आपको आ रहा हो तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा है। एक न्यूमेरिकल अपन ने करा था लास्ट में 98.8%, जिसका आंसर आ रहा था K4FeCN6 वाला। आपको एक कंपाउंड दे रखा था K4FeCN6, याद आया? इस कंपाउंड के लिए n का वैल्यू निकालना था अपन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा n-1/1 n फॉर्मूला लगाया था, जिसके लिए हमको n का वैल्यू चाहिए था।
तो n का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस, तो इसके ये टूटेगा कैसे, तो 4k प्लस FeCN6 होल माइनस, तो ये पूरा एक आयन है 4 आयंस ये है, 4 + 1 = टोटल आयंस कितने हो गए 5 आयंस। मतलब ये कि टोटल आयंस कितने बने आपके पास 5 आयंस इसमें। वैसे ही अगर 2 आयंस बन रहे हैं तो आपका क्या कहलाएगा सिंपल सॉल्ट्स। तो ये जो एग्जांपल हो गए NaCl, MgSO4, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सॉल्ट्स। ये आपका सिंपल सॉल्ट नहीं है, ये आपका सिंपल सॉल्ट नहीं है। सिंपल सॉल्ट आगे जब अपन ये किसका एग्जांपल है तो आगे हम पढ़ेंगे, होगा तो इन तीनों में से ही, ठीक। तो सिंपल सॉल्ट का मतलब सबको पता पड़ गई। तो सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो जो मतलब जनरली 2 ही आयंस बनाते हैं, 2 से ज़्यादा आयंस उनके अंदर बनेंगे नहीं, उन्हें हम कहते हैं सिंपल सॉल्ट्स, ठीक। डेफिनेशन आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, इसके नोट्स में आज शाम तक भेज दूंगा, क्योंकि इसके मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे लिख के भेजूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको सिंपल सॉल्ट्स। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब अपन अगली बात करेंगे डबल सॉल्ट का। किसकी बात करेंगे, डबल सॉल्ट। अगला लेना है डबल सॉल्ट, नाम से क्लियर है ये भी। मैंने देखो 2 चीज़ें तो आपको नाम से पता पड़ जाए ऐसी हैं, आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। अगला एग्जाम्पल कौन सा लेना है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब क्या, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स। ये तो प्रॉपर्टी होगी उसकी, क्या होगी प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी कि आपको किस बेस डिफाइन करना है। आपको तो इस आधार पर डिफाइन नहीं करना है कि वो 2 है कि 3 है कि 4 है, इस चीज़ से हमें मतलब नहीं है। हमें तो इस चीज़ से मतलब है कितने आयन वो देगा, कितने आयन वो देगा। तो डबल सॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सॉल्ट है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली उसकी जितने भी एंटिटीज़ हैं वो अलग अलग आयन्स फर्निश कर देती है, तो उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, फेरस अमोनियम सल्फेट। कौन सा ले रहे अपन, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4। ये आपके पास सॉल्ट है जिसको अपन कहते हैं, कॉमन नेम इसका है मोर सॉल्ट। क्या है, मोर सॉल्ट। ये आपके प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल की टेक्स्ट बुक अगर आपके पास हो तो आप निकाल के देखना, उसका 4th या 5th प्रैक्टिकल है, उसको वहाँ लिख रखा है, मोर सॉल्ट भी लिख रखा है और उसका केमिकल नेम भी लिख रखा है, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन कहते हैं FAS। तो ये मोर सॉल्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इसको हम मिक्सड सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सड सॉल्ट। मिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 का कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे ये बनाना है, मोर सॉल्ट बनाना है, जैसे कि अभी तो अपने पास लैब में अवेलेबल है, मोर सॉल्ट लैब में प्रिपेयर्ड है, अवेलेबल है। लेकिन कई बार ये हो गया कि आपका प्रैक्टिकल है मोर सॉल्ट का और आपके पास लैब में मोर सॉल्ट नहीं है, लेकिन आपके पास लैब में एक तो है FeSO4 और दूसरा है NH4 होल ट्वाइस SO4, ये दोनों अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को सेम अमाउंट पे लेना है। अगर ये 10 ग्राम लिया तो ये भी 10 ग्राम लेना है, दोनों को लेकर ग्राइंडर के अंदर दोनों को मिक्स कर देना है। अगली बात समझ में, करना क्या है, आपको दोनों को इक्विमोलर मिक्सचर लेना है, ग्राइंडर के अंदर मिक्स कर दोगे तो आपके पास एक नया मिक्सचर जो बनेगा वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा, मोर सॉल्ट। कौन सा होगा, मोर सॉल्ट। और इसका कलर होगा लाइट ग्रीन। कौन सा कलर होगा, लाइट ग्रीन। अब ये लाइट ग्रीन कलर कहाँ से आ रहा है, FeSO4 से। FeSO4 का प्रॉपर कलर देखोगे ना, वो होता है डार्क ग्रीन। वो कैसा होता है, डार्क ग्रीन। ये कलरलेस होगा, मतलब वाइट कलर जो होता है ना जनरली उस तरीके से होगा। जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नया बनेगा कंपाउंड उसका बनेगा ये कलर। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि मैं इस मोर सॉल्ट को डाल दूँ, कहाँ डालूँ, पानी के अंदर, किस में डाल दें अपन, और ये आप करते भी हो, ये जब प्रैक्टिकल करोगे ना आप, तो FAS का सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। अब FAS का सॉल्यूशन तैयार करना है तो क्या करोगे आप, और इसमें तो FAS ज़्यादा मात्रा में लेना होता है। मतलब अंदर आपको दे रखा होगा 14 ग्राम FAS को 1 लीटर पानी में घोलने पर, मतलब 14 ग्राम ऑन डिजोल्विंग 14 ग्राम NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको अननोन कंसंट्रेशन निकालनी होती है या परसेंटेज प्योरिटी निकालनी होती है कि आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है वो कितने परसेंटेज तक प्योर है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। वहाँ पर टाइट्रेशन में वो करना होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वहाँ पर भी डाला सॉल्यूशन के, पानी के अंदर ही डाला है, तो किया क्या आपने, एक्वस सॉल्यूशन ही तो तैयार किया।
तो इसमें क्या होगा, जितने भी आयंस इसके अंदर है वो सब टूट जाएंगे। तो कौन कौन से आयंस बनेंगे इसके अंदर, एक बनेगा Fe+2, एक बनेगा NH4+, और एक बनेगा SO4 2-। क्या बनेगा, SO4 2-। ठीक, तो NH4+ कितने बनेंगे, NH4 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, तो 2NH4+, 1SO4 2- एंड 1 Fe+2, 1 Fe+2। टोटल आयंस कितने हो गए, 4 आयंस। टोटल कितने हो गए, 4। और अगर मैं SO4 भी काउंट करूं तो कितने हो गए, 2। SO4 कितने हुए, एक तो FeSO4 से आएगा, एक अमोनियम सल्फेट से आएगा। तो 2SO4 2NH4+ 1 Fe+2, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। मतलब जितने भी सॉल्ट के अंदर आयंस होंगे हर एक आयन इसके अंदर बनेगा। बट एक बात याद रखना, डबल सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ आयंस फिक्स नहीं है कि जिसमें 5 बनेंगे वही डबल सॉल्ट, जिसमें 4 बनेंगे वही डबल सॉल्ट। ठीक है ना, जैसे कि अपन ने सिंपल सॉल्ट का तो सीधा बता दिया था कि 2 आयंस ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। डबल सॉल्ट में क्या होगा, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स और मोर देन 2 सॉल्ट्स। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या बताएंगे, व्हेन अ सॉल्ट गिव्स टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट्स फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, देन इट इज नॉन एज डबल सॉल्ट। उसके फॉर्मूले के अंदर जितने भी आयंस हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उतने सारे आयंस डिसोशिएट हो जाएं तो उसे हम कहेंगे डबल सॉल्ट। क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट। इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को। उसका एक और एग्जांपल है पोटाशियम, K2SO4 वाला फॉर्मूला, K2SO4.24H2, तो उसके अंदर H+ बनेगा, SO4 2- बनेगा, K+ बनेगा, तो उसमें भी बहुत सारे आयंस फर्निश्ड होंगे। तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, डबल सॉल्ट। और मेजर थिंग ये है कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट सॉल्ट में डिफ्रेंशिएट करना। सिंपल सॉल्ट अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों, अगर मैं अभी तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले अगर मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखता ना यहाँ, तो अगर आपको पूछा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सॉल्ट है और कौन सा डबल सॉल्ट है, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट सॉल्ट है, जो मैंने एग्जांपल रहने दिया इसलिए। ये कौन सा है, कोऑर्डिनेट सॉल्ट है। तो आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में, ये भी तो ऐसा ही दिख रहा है ना, जैसे कोई मिक्सचर हो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो मिक्सचर ऐसा ही लग रहा है। तो अब सुनना ध्यान से, कई सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर आपका बेसिक क्लियर है, मैंने कई बार आपको पढ़ाते समय छोटी छोटी बातें बताई हैं, और वो अगर आपके दिमाग में है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना कोई खास बात नहीं है। तो अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। कौन सा लेते हैं, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। सॉरी, अगला है कोऑर्डिनेट सॉल्ट। अब कोऑर्डिनेट सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूले के अंदर जितने आयंस होंगे वो सारे के सारे आयंस नहीं टूटेंगे। क्या होगा, जितने भी आयंस होंगे सारे के सारे आयंस नहीं टूटेंगे। जैसे कि पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। इसमें भी K4 FeCN6। ठीक है, आपके अगर कैमरा बीच में आ रहा हो तो आप आगे पीछे जिगजैग हो सकते हैं। ये स्टैंड अगर बीच में आ रहा हो किसी के, तो आप आगे पीछे जिगजैग हो जाए तो हो जाएगा बेटर। K4 FeCN6, अगर मैं इसको ले जाकर मैं डाल दूं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसको ले जाके डाल दूं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू डबल सॉल्ट कंसेप्ट, अगर मैं डबल सॉल्ट कंसेप्ट लगाता हूं तो कौन कौन से आयंस बनेंगे, एक तो बनेगा K+, Fe+2 Cn-, ये तीनों बनने चाहिए। नंबर की बात करो तो 6 Cn-, Fe+2 और 4 K+, 4 and 1 5 और 6 11 आयंस बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू डबल सॉल्ट कंसेप्ट। लेकिन मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 5। तो मतलब ये कि यहाँ पर सारे आयंस क्रिएट नहीं हो सकते। तो 2 चीज़ें हैं, पहला कौन सा आयंस क्रिएट होगा और क्यों, दूसरा बाकी आयंस कौन कौन से क्रिएट नहीं हो रहे हैं और क्यों। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन तो आपकी ये क्लियर कि सारे आयंस नहीं बनेंगे, कुछ बन पाएंगे और बाकी नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे पास 2 क्वेश्चन अराइज होंगे, जो बने वो कौन से और क्यों बने, और जो नहीं बने वो कौन से और वो क्यों नहीं बने।
दोनों क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो आयंस पहले तो बने कौन से वो क्लियर कर लेते हैं अपन। तो बने कौन से, एक तो बना 4K प्लस FeCN6 होल माइनस, ठीक है, ओके। अब आपका सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 4K प्लस है, तो इस एंटिटी के ऊपर क्या चार्ज होगा, -4। ये आगे भी सीखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से इक्वल होता है, वरना यहाँ पर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, वरना ये तो चार्ज कॉम्प्लेक्स होता। अगर यहाँ प्लस का 4 है, +4 वाला किस किस को पता पड़ गई, कहाँ +4 है सर, यहाँ तो +1 ही है, +4 पता पड़ी सबको। 1K के ऊपर +1, 4K देन +4, इस एंटिटी के ऊपर +4 देन उसके ऑपोजिट एंटिटी के ऊपर -4। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके। अब आपके पास टोटल आयंस की अगर मैं बात करूं, 4 + 1 कितने आयंस बने, 5 आयंस बने। अब बात ये आ रही है कि ये क्यों बना, पहला तो क्लियर हो गया कौन सा बना, तो वो क्लियर, क्यों बना वो सुनना। तो बिकॉज K इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट, K कौन किसका एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। सिंस पोटेशियम इज अ मेटल, पोटेशियम मेटल है कि नहीं है, मेटल, दैट्स वाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज आयनिक, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, आयनिक। एंड ऑलरेडी वी आर फेमिलियर दैट आयनिक बॉन्ड डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, हमको तो पता है आयनिक बॉन्ड है वो तो टूट जाता है पानी में जाती, सही है गलत, पता है ना सबको ये तो इसलिए ये तो टूट गया, तो ये चीज़ क्लियर। अब कौन से आयंस नहीं बन पाए, अगला क्वेश्चन, तो ये वाले नहीं बन पाए, ये पूरा का पूरा ग्रुप पड़ा हुआ है, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं टूट पाया, अगला क्वेश्चन है ना कि ये क्यों नहीं टूट पाया, तो उसका कारण बताना है कि साहब अभी मैं बता रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड, पर एक्चुअल में इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो मैं कल आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। बॉन्ड तो कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट, इवन कोऑर्डिनेट हो या कोवेलेंट हो, ठीक है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा नहीं, इट इज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक, आयनिक से तो स्ट्रॉन्गर होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन में सिंपली टूट जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको टेम्परेचर या प्रेशर या एक्सटर्नल कोई ना कोई फैक्टर अप्लाई करना है, तब जाके ये टूटेगा। तो जो आयनिक था वो टूट गया, जो आयनिक नहीं था वो बच गया, तो ये पूरी की पूरी एंटिटी ऐसे से बच जाएगी, ये पूरी की पूरी एंटिटी ऐसे से बच जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सॉल्ट, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। अब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है, काफ़ी सारी बातें आप समझोगे। इस कंपाउंड की अगर कुंडली बनानी हो अपन को कि हम क्या क्या समझ सकते हैं इस चीज़ से, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। और ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे, मतलब यहीं से अपन कुछ एक चीज़ें बेसिक इसकी सीख रहे हैं। अब देखना, पहली चीज़ तो क्या पता पड़ी कि यहाँ से आयंस बन रहे हैं 4K प्लस FeCN होल -4, क्लियर। दूसरा चीज कि इस स्पीसीज के अंदर आपका एक तो होगा सेंट्रल मेटल एटॉम, कौन सा होगा, सेंट्रल मेटल एटॉम। तो आप मुझे बताइए कौन सा होगा, Fe, कौन सा होगा। और सेंट्रल मेटल एटॉम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो ही होगा, ये बात दिमाग में याद रखना। अगर दो एंटिटी है तो, दो एंटिटी मतलब कि आपके पास ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है, तो आपके पास दो एंटिटी बन रही है ना। अगर ये ऐसे ही होता तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता, और कई बार ऐसे आता है, तो फिर तब ये मत कहना सर ने तो हमको कहा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो ही सेंट्रल मेटल एटम होगा। अब सीधी सी बात है, F नेगेटिव है, कोबाल्ट मेटल है, अगर सिंगल एंटिटी है तो जो मेटल है वही सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई एंटिटी आती है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि इसके अंदर दो मेटल एटम्स आ रहे हैं आपके पास, एक तो है पोटेशियम और एक है आयरन Fe, तब तो कंफ्यूजन होगा कि सर हम किसको सेंट्रल एटम माने। तो लिगेंड जिससे जुड़ रहा होगा, CN क्या है आपका, लिगेंड, ये आपके लिए न्यू वर्ड आ रहा है। हाँ, लिगेंड आप नहीं जानते हो क्या होता है लिगेंड, हम आगे पढ़ेंगे। और लिगेंड जनरली तो मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसे लुईस बेस होता है या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ लिगेंड जिस एटॉम से जुड़ा होगा, जिस मेटल से जुड़ा होगा, वो मेटल कहलाएगा सेंट्रल एटॉम। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटॉम कौन सा है, Fe+2, कौन सा है, Fe+2। दूसरी अगर अपन बात करें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एंटिटी। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एंटिटी। ये याद रखना, कोऑर्डिनेट एंटिटी या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्लियर? जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एंटिटी या कोऑर्डिनेट स्फीयर। ठीक, तो ये तो बात होगी आपके कुछ चीज़ें इसकी। और क्या पता पड़ेगी आपको? तो आपको ये पता पड़ गया कि भाई डोनेट कौन कर रहा है, लिगेंड कौन है। तो लिगेंड आपका कौन सा हो गया? Cn-। कौन सा हो गया? Cn-। ठीक, तो आयंस की बात होगी, सेंट्रल मेटल एटम की बात पता पड़ गई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है ये पता पड़ गया। तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट अब क्लियर हुआ सबके। कुछ बेसिक बातें ही पढ़ी, अपन मेन टॉपिक पर धीरे धीरे आएंगे। एक बार तो अपन जो मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल, वो कलेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या पढ़ना है। मेजर टॉपिक इस चैप्टर का तो है आपका IUPAC नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग आपने पढ़ रखी है, उसके रूल्स भी आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करेंगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो उनके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, नए रूल्स पढ़ेंगे, नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, पैटर्न पढ़ेंगे। और एक बात फिक्स मान के चलना, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका नेमिंग से रिगार्डिंग आएगा, 100% आएगा। या तो फ्लैट क्वेश्चन आता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ न्यू करके कंपाउंड दे देगा। या कई बार क्या होगा, VBT के अकॉर्डिंग कोई भी एक मॉलिक्यूल का डिस्क्रिप्शन पूछेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको नाम तो लिखना ही होता है। ठीक है, इसलिए आपको नेमिंग ध्यान से पढ़नी है। नेमिंग एक एक बच्चे को आनी चाहिए, और वो मैं आपको आगे जब भी पढ़ेंगे तब उसका बेसिक बात बताऊंगा। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट सॉल्ट। अगला अपन को बात करनी है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के आधार पर अपन बात करेंगे। तो लिगेंड्स के आधार पर 2 भागों में बांटना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। अब इसमें आपका एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बात करी थी। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो आपको डिसाइड करके ये बताएगा कि कितनी डोनेटिंग साइट्स है। बुक के अंदर जो डेफिनेशन है ना, वैसे बहुत कंफ्यूज करता है वो, और आपने कहीं पढ़ी भी होंगी ऐसी डेफिनेशंस कि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी आप एक डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में रखना है, जो बुक में भी शायद वही लिखा रखी है। द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए लिगेंड्स का जो नंबर है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी मैंने जो कंपाउंड लिखा था वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होना चाहिए ना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये डेफिनेशन गलत है, उसको हम प्रूव करेंगे। अभी आज ही बताएंगे, आगे अपन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जब पढ़ेंगे ना तो उसमें अपन उसको प्रूव करके बताएंगे कि क्यों गलत है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो डेफिनेशन हमको गलत माननी पड़ रही है। तो मैं वो आपको समझा कर बताऊंगा। अब अगला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, पहला आप किस आधार पर कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। 2016 या 17 के मेन एग्जाम पेपर में और उसके नेक्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है लगातार, बैक टू बैक 2 ईयर्स, 2 साल लगातार आया है। तो वो ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है होमोलेप्टिक और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक। अब देखो 2 तरीकों से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, या तो लिगेंड्स को कितने भागों में बांटा है, या लिगेंड्स के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कितने भागों में बांटा है। अब कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज यू मीन बाय द राइट डिफरेंस बिटवीन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स, तो भी वही बात है। क्लियर ना? तो आप कंफ्यूज नहीं हो, तो ये याद रखना। अब टर्मिनोलॉजी होती है केमिस्ट्री के अंदर, कल भी मैंने बात करी थी कि टर्म के आधार पर कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है हमको पहले ही, और अगर एक चीज़ हमको पता है ना तो दूसरी उसको पता पड़ी जाती है। कई सारे डेफिनेशंस में ऐसा फिक्स होता है। जब कंडक्टर पता है तो इंसुलेटर उसका अपोजिट होता है,
अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था तो एमोर्फस उसका उल्टा होता है, पढ़ा ना कई बार। तो कई सारी चीज़ें एक अगर हमको पता पड़ जाती है तो दूसरा हमेशा उसका अपोजिट ही होता है। जनरली साइंस के अंदर सब जगह ये सही होता है। यहाँ पर होमो वर्ड का मतलब तो हम सबको पता है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। यहाँ पर दूसरा वर्ड है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब सबसे पहला आपको बात करनी है होमोलेप्टिक। सबसे पहला होमोलेप्टिक कंपाउंड्स या होमोलेप्टिक लिगेंड्स। क्या चीज़ सेम होगी? सेम तो बता पड़ेगी, पर सेम क्या? तो जनरली हम बात कर रहे हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? तो मोस्ट कॉमन एक ही एग्जांपल मैं बार बार लेकर चलूंगा ताकि आपको वो एग्जांपल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले कौन सा ले लिया अपन ने? K4, सेंट्रल मेटल एटॉम FeCN6, ये एग्जांपल लिया। ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक। तो आप जब भी होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक की बात करोगे तो सबसे पहली चीज आपका ध्यान किधर जाना चाहिए? फोकस ऑन लिगेंड्स। किसके ऊपर जाना चाहिए? लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। तो यहां पर देखो सेंट्रल एटम आपका क्या है? Fe से जुड़ने वाले कितने ग्रुप हैं? 6। कौन कौन से? 6 Cl है साहब। 6 सेम है कि नहीं? दैट्स वाई दिस इज नॉन एज होमोलेप्टिक। ये किसका एग्जाम्पल है? होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन आप क्या बताओगे? सॉरी, द कंपाउंड्स इन विच लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटॉम आर सेम। मतलब जब कोई सेंट्रल मेटल एटॉम सेम लिगेंड से जुड़ा हो तो उनको हम कहेंगे होमोलेप्टिक लिगेंड्स। क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक लिगेंड्स या होमोलेप्टिक कंपाउंड्स। ये इसका एग्जांपल है। सेंट्रल मेटल एटम एक ही तरीके से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब दूसरी अपन बात करते हैं होमोलेप्टिक। तो ये देखो ये बेसिक बात है, इसलिए थोड़ा सा अपन इनको फटाफट निपटाएंगे। सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं। सेकंड एग्जांपल कौन सा? हेट्रोलेप्टिक। सेकंड एग्जांपल आपका कौन सा है? हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स। तो हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स इसका जस्ट अपोजिट। अगर जहां पर आपका लिगेंड सेम से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मेटम्स द कंपोनेंट्स इन विच लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट, अलग अलग जुड़े होंगे। जैसे कि एग्जांपल अपन ले लेते हैं PTNH4 क्लियर? सेंट्रल मेटल एटम तो एक ही होगा। कौन सा हो गया? प्लेटिनम। लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दो ही चीजें होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाली चीजें दो ही होंगी। एक चीज तो होगी सेंट्रल मेटल एटम, बाकी सारी चीजें होंगी लिगेंड। बाकी सब क्या होंगे? लिगेंड। तो लिगेंड कितने हैं इसके अंदर? 2 तो NH4 है और 2 Cl- है। 2 NH4 है, 2 Cl- है। टोटल लिगेंड्स कितने हो गए? 4। लेकिन है 4, दोनों अलग अलग है। एक NH4 है, एक Cl- है। और जब दो अलग अलग लिगेंड आते हैं तो उसे हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स। क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स। आपकी बुक के अंदर ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है टॉपिक। एक बार आप वहाँ से लैंग्वेज रीड कर दीजिए और एग्जाम्पल भी देख लीजिए। फिर अगर आपको वहाँ कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं बताता हूँ आपको, वरना फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज भी दे रखी होगी दोनों डेफिनेशंस की। दोनों लैंग्वेज है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। उन दोनों की लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। और इसमें जब भी एग्जाम में आता है ना, आपको विथ लैंग्वेज इसके एग्जाम्पल्स लिखने ही लिखने। जब भी कोई डेफिनेशन आती है, डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग, इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा अपनी रूटीन सेट कर लें आप कि हमें एग्जाम्पल भी लिखने हैं और डेफिनेशन भी लिखनी है। ये अपनी रूटीन में होना चाहिए। हमें ये वेट नहीं करना है कि बार बार पूछना पड़े कि सर एग्जाम्पल लिखने क्या डेफिनेशन में। डेफिनेशन आई अच्छा तरीका यही है कि आप लिख दो, और उससे भी अच्छा तरीका आप एग्जाम्पल जो दे रहे हो उसका यूपीएससी नेम भी लिखो। उससे मैंने पहले भी बता रखा है, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आता है। फर्क ये पड़ता है कि अगर एग्जामिनर ने देखा आपने होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक लिगेंड की डेफिनेशन लिखी है, उसका एग्जाम्पल भी लिखा है, इवन उसका यूपीएससी नेम भी लिखा है, तो उसको ये तो पता है ना कि इस बच्चे को बहुत कुछ आता है। हो सकता है पेपर के अंदर होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक आ गया तो यूपीएससी नेम पूछा ही नहीं। अब नहीं पूछा है तो आपको जो आता है वो किसको बताओगे बाद में?
बात आ रही है? तो एग्जाम्पल में आप IUPAC नेम लिखिए ताकि वो जो चेक करने वाला व्यक्ति उसको ये पता पड़े कि बच्चे को आता है। तो उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? मान लो कोई हाफ मार्क्स का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा या किसी टॉपिक में अपन बाय मिस्टेक किसी न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना भूल गए हैं या कोई स्टेप मिस आउट कर गए हैं, कोई डेफिनेशन मिस आउट कर गए हैं, तो वो उसको अवॉइड करता है। वो सोचता है कि जल्दबाजी में हो चुका होगा, बाकी बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, तो बेनिफिट आपको वहाँ दिखता है और वहाँ मिलता भी है। तो काम जितना अट्रैक्टिव होगा, आपका एग्जाम के अंदर आंसरिंग करने का पैटर्न जितना अच्छा होगा, उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। अगला अपन बात करें, ये तो था पहला, फर्स्ट किस आधार पर बताया था आपने? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। सेकेंड में बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किस आधार पर बताना है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर बात करनी है। चार्ज के आधार पर कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चार्ज के आधार पर होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। चार्ज तो 2 ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर तीसरा कौन सा हो गया? चार्ज तो 2 ही है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो तीसरा क्या है? न्यूट्रल। तीसरा कौन सा होगा? न्यूट्रल। तो पहला आपका आएगा पॉजिटिवली चार्ज, पहला आएगा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा आएगा नेगेटिवली चार्ज, दूसरा आएगा नेगेटिवली चार्ज, और तीसरा आएगा न्यूट्रल। तीसरा आएगा न्यूट्रल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। इधर ध्यान देंगे और मुझे एक क्वेश्चन बताओ। अब जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ K4FeCN6 यहाँ प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। मतलब क्या? बात को सोचना, आपको पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो तो हो गया पॉजिटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो नेगेटिव, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो वो न्यूट्रल। अगर ऐसा ही होता तो अपन को इतना सारा पढ़ना ही नहीं पड़ता। अब कोई तो चेंजेस हैं, तो क्या चेंजेस हैं? वास्तव में तो यही है कि जिस पर पॉजिटिव वो पॉजिटिव, नेगेटिव वो नेगेटिव, कुछ भी नहीं तो वो न्यूट्रल। लेकिन उसके लिए आपको कुछ देखना है कि चार्ज किस पर देखना है, इस पूरे कंपाउंड पर नहीं देखना है। ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर चार्ज है, उसको नहीं देखना है। आपको देखना है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। किस पर देखना है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कि आपको कौन सा कंपाउंड है वो देखने के लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या चार्ज आ रहा है वो चार्ज ऑब्जर्व करना है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? यस, रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट का कंसेप्ट आ रहा है आपका, वो क्या कहलाएगी? आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटॉम्स एंड लिगेंड्स। तो दोनों चीजें होती हैं। तो ये 2 चीजें लाती हैं और उसको अपन कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अब देखो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? तो द कंपाउंड्स इन विच कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज पॉजिटिवली चार्ज। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। अब पॉजिटिवली चार्ज का एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में कोई हो तो बताइए फटाफट। टेक्स्ट बुक से देखिए कोई ऐसा एग्जांपल जो उसमें पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी हो। बुक के अंदर देखिए पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी आपकी दे रखी होगी। टॉपिक है ही आपका पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, होगा ना? नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल तो होगा ही। हाँ, ये दे दिया। क्या लिया? ये ओके। अब ध्यान से देखना, इसको मैं ले जा रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किस में ले जा रहा हूँ? तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? टूटेगा कैसे?
तो ये तो टूटेगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा ग्रुप में ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट तो रहेगा ग्रुप में। तो ये तो मैंने लिख दिया CrH2O होल 6 प्लस Cl माइनस कितना 2, इस पर नेट चार्ज -2, तो इसके ऊपर क्या आएगा। अब अगर ऐसे में तोड़ता ना तो मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा चार्ज आ रहा है क्या, नहीं, पर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा +2। और अब देखो ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कौन सी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। और जब पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बात आ रही है समझ में। पॉजिटिवली चार्ज के लिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है वो डिसाइड करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चार्ज। तो उसके लिए आपको उसको तोड़ना है, तोड़कर चेक कर लेना है, तो उससे आपका आइडिया लग जाएगा। तो ये था फर्स्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। कौन सा था, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। अब सेकंड आपका देखते हैं अपन नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। सेकंड कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो अब नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में भी आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पोजेस नेगेटिव चार्ज। यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन, एग्जाम्पल K4 FeCl6, तोड़िए इसको, 4K प्लस FeCN6 -4। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या चार्ज आया, माइनस चार्ज। डेट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहलाएगा, पहला अपन ने लिगेंड में जब बात करी थी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के आधार पर, तो हमारा फोकस कहाँ था, लिगेंड के ऊपर। यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या चार्ज आ रहा है, कंपाउंड का वही चार्ज आएगा। तो पहला हो गया पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिवली चार्ज। लेकिन हमने अभी तक एक भी एग्जांपल न्यूट्रल का नहीं देखा है। किसका नहीं देखा है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जैसे कि इसका एग्जांपल अपन ले लें सीधा COF6, या तो इसको ब्रैकेट में लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा। COF6 क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, बताओ मुझे, आ रहा क्या कोई चार्ज, नहीं आएगा। और अगर मैंने पहले भी बता रखा आपको, बेसिक चीज़ें क्लियर हो ना, तो हमने आयनिक कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स जब पहली बार पढ़ा था, आयनिक, और वो तो पता भी नहीं था आपको 9th में, जब पहली बार आपने अगर कंपाउंड्स पढ़े होते और केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये अगर आपने प्रॉपर सीखा है तो उसके अंदर रूल्स आते हैं। हमेशा देखना रूल्स क्या बताते हैं, मेटल एटॉम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, नॉन मेटल एटॉम ऑलवेज रिटन सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज एंटिटी ऑलवेज रिटन फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज एंटिटी ऑलवेज रिटन सेकेंड। ऐसे लिखते हैं ना अपन, उनको बाद में लिखा जाता है, किसको पहले लिखा जाता है। एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, सेकेंड लेटर स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आप ऐसा देख लो कि हमको तो पता ही नहीं है साहब कि यह कहाँ है। तो शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आगे हो, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आगे हो तो क्या, अगर तोड़कर नहीं पता पड़ा कि कितना आ रहा है कितना नहीं, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी आगे आ रही हो तो वो कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर किसी के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पीछे की ओर आ रही होगी तो, और अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आगे पीछे कुछ नहीं हो तो न्यूट्रल। तो अब आया समझ में। अगर आपको डिसोशिएट करने नहीं आ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनेगा चार्जेस वो नहीं पता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये 3 बातें याद रखनी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आगे तो पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पीछे तो नेगेटिव, आगे पीछे कुछ नहीं तो न्यूट्रल। क्लियर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके आधार पर बात करी अपन ने, चार्ज के आधार पर। अब आपका एक टॉपिक आ रहा है लिगेंड। कौन सा आ रहा है, लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिगेंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स।
तो देखो आपका टॉपिक है टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, तो आपको कुछ टर्म्स की बात करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं अपन, जिसके अंदर क्या हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन किस किस के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में। सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं अपन, लुईस एसिड्स, और लिगेंड्स किसको कहते हैं, लुईस बेस। जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि है तो वही चीज़, पर खाली उनका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है। अब सबसे पहले अपन टर्म्स की अगर बात करें तो बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स की। किसकी बात करें, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहला पॉइंट ये क्या होगा, मेटल, कि नाम में ही आ रहा है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अगर मैं ये कहूँ, मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था अमिताभ बच्चन वाला, अगर किसी को याद हो तो, कि भाई मैं 10 रुपये लेकर जाऊँ अमिताभ बच्चन के पास कि चलो अपन बिजनेस करते पार्टनर में, उसको क्या ज़रूरत मेरे साथ बिजनेस करने की, बात आ रही है समझ में। लेकिन अगर मैं वही अमाउंट कुछ लेकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊँ जिसको अभी बिजनेस की सख्त ज़रूरत है, तो वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा कि आएगा, मैं तुरंत इसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर दूँ। बात आई समझ में। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की माता बच्ची नहीं होती। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच में बनता है। बात आई समझ में। अब गरीब कौन, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो उसको तो यूँ है कि पार्टनरशिप तो कर रही है साहब, पर मैं कुछ नहीं दूंगा। बात आ रही मेरी समझ में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, पार्टनरशिप तो करनी है साहब, लेकिन मैं कुछ दूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, पैसा आपको लगाना है। बात आई समझ में। और कोवेलेंट में क्या होता है, दोनों इक्वल अमाउंट पार्टिसिपेट करते हैं। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, होती दोनों में शेयरिंग है, लेकिन उसमें क्या होता है, दोनों इक्वल अमाउंट शेयर करते हैं। मतलब यहाँ लैंग्वेज में बात करें तो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या होता है, एक ही अपने इलेक्ट्रॉन्स लगाता है दूसरे की मदद करने के लिए। तो जो लगा रहा है, कौन लगाएगा, मेरे खुद के जेब में 500 रुपये नहीं है, मैं को 50,000 का बिजनेस कर दूँ तो कर पाऊंगा क्या। बात आ रही है मेरी समझ में। अगर मुझे 50,000 का बिजनेस करना है तो एटलीस्ट मेरे जेब में कम से कम 1 लाख रुपये होने चाहिए। जेब में 50,000 ही है और 50,000 का बिजनेस कराऊंगा क्या, ऐसा तो पागल नहीं हूँ मैं। 1 लाख रुपये होंगे तो मैं 50,000 का बिजनेस करने की सोचूंगा, ताकि 50,000 मेरे पास एज ए सेफ्टी रहे। हो सकता है मेरा बिजनेस डूब गया तो 50,000 लगाए, 50,000 गए तो फिर मैं भी उसके जैसा हो जाऊंगा, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरी मदद कोई और करेगा। तो बात ये मैंने कल बताई थी, जैसे नाइट्रोजन मदद कर रहा है, पर नाइट्रोजन कब कर रहा है, जब खुद बैलेंस्ड है। उसका तो काम हो गया था, उसके बाद 2 बच्चे थे इसलिए उसने उसकी मदद करी। अगर उसके खुद के कम पड़ रहे होते या उसके सारे काम में लग चुके होते तो उसकी मदद करता क्या, नहीं करता। तो दोनों चीज़ें, मदद करेगा कौन, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा होंगे, और मदद लेगा कौन। कभी आप गए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, ले 500 रुपये रख मेरी तरफ से, लेगा क्या, वो नहीं लेगा। उसके पास खुद कमी नहीं है तो किस चीज़ के लिए आपसे डोनेशन लेगा, या 500 रुपये की ज़रूरत है उसको। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, एक तो एटम, और एटम ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होते हैं, इसलिए ये बात अलग से अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि पॉजिटिवली चार्ज एटम होना चाहिए। मतलब ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज सेंट्रल मेटल एटम, या उसको कंसिडर किया जाएगा एज ए सेंट्रल मेटल एटम। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उस समय मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम चूज करने के कुछ रूल्स लिखवाए। अगर आपके पास 11 के नोट्स पढ़े हो, खोलना, 4th चैप्टर हमने पढ़ा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर टॉपिक था, जिसके अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम किसको बनाएंगे वो डिसाइड करने के कुछ रूल्स लिखे अपने 4 या 5, वो आप पढ़ना। तो सेंट्रल मेटल एटम पहली स्पीसीज तो कौन सा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कम नंबर में होगा, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। अब हमारा जो खास टॉपिक आ रहा है वो है लिगेंड। क्या आ रहा है, लिगेंड। तो लिगेंड किसे कहेंगे, तो लिगेंड तो वो होगा जो साहब अपने आप में सुपरविजन होगा, मतलब पावरफुल होगा। पावरफुल क्यों, जिसके पास भी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी हों, वो क्या अदब में चलेगा क्या। बात आ रही समझ में। अगर हम हमारी बात करें,
हम कहीं पर हैं, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है और कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट आया हुआ है वहाँ पर, जिसको देखने के लिए सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है, और वो कैंडिडेट की नज़र आपके ऊपर पड़ी और वो आपके पहचान का है और आपका नाम ले लिया सबके सामने, तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारे हाव भाव और हमारे चलने की स्टाइल सब चेंज हो जाएगी। कारण कि जिस व्यक्ति को देखने के लिए, मिलने के लिए सारी लोग इकट्ठे हुए हैं और यदि वो व्यक्ति हमारा नाम ले ले तो कितना मजा आ जाए, तो एकदम बिल्कुल स्टाइल चेंज हो जाती है ना। बस यही चीज़ लिगेंड की होती है। लिगेंड आया किस चीज़ के लिए? मदद करने के लिए, वरना लिगेंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब वो मदद कब करेगा? तो मैं कंडीशन ऑलरेडी सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज लिगेंड्स किसको कहेंगे? तो लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। किसे कहेंगे हम? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए? लोन पेयर। मतलब वो देगा तो देगा, लेकिन जोड़ी में देगा। और जोड़ी में क्यों देगा बताइए? एक क्यों नहीं दे सकता? जोड़ी में देने की क्या जरूरत पड़ेगी? जोड़ी में तो इसलिए दे रहा है ना क्योंकि सामने वाला कुछ दे ही नहीं रहा है। सामने वाला कुछ दे ही नहीं रहा है तो उसका, एक उसका और एक अपना, दोनों अपन को लगाना पड़ रहा है। दैट्स वाई लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, कभी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। तो लिगेंड किसे कहेंगे? विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो लिगेंड्स को हम दूसरा हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज के लिए क्या होना चाहिए? या तो आपके पास क्या होना चाहिए? हैविंग लोन पेयर, या तो लोन पेयर होना चाहिए, या नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होनी चाहिए, या तो साहब आपके ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए, या आपके ऊपर क्या लगे हुए होने चाहिए? लोन पेयर। तो आप लिगेंड का काम कर सकते हो। तो और दूसरा क्या करता है लिगेंड? लिगेंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये कुछ लिगेंड की बात होगी। लिगेंड किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज कहते हैं। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है या खुद के ऊपर माइनस चार्ज है। और क्या करता है? तो ये एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अगला क्या है? अब यहाँ पर आपका वो क्वेश्चन मैंने एक छोड़ा था, कौन सा क्वेश्चन याद करिए? FeCN6 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर की ये डेफिनेशन सही है? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। तो मैंने कहा था कि ये गलत है, वो अब हम प्रूव करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में सबसे पहला आता है मोनोडेंटेट लिगेंड। सबसे पहला कौन सा आता है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब यहाँ भी आप सब पढ़े लिखे हैं, हमने कई बार ये शब्द यूज कर रखे हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का रिलेशन या मोनो का रेस्पेक्ट किसके लिए? एक से मतलब है मोनो का। अब एक क्या? तो लिगेंड के पास होता क्या है? डोनेटिंग साइट्स। लिगेंड के पास क्या होता है? अब यहाँ पर अपन एज अ लोन पेयर ही बोलते हैं, पर यहाँ पर लोन पेयर की जगह फिर अपन टर्म क्या लेंगे काम में? डोनेटिंग साइट्स। क्या लेंगे? डोनेटिंग साइट्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सिर्फ एक डोनेटिंग साइट्स हो, उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्या कहते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो अब आप देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल्स, ठीक है? तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं? लिगेंड्स हैविंग सिंगल डोनेटिंग साइट्स। जिनके पास क्या हो? एक ही डोनेटिंग साइट्स हो, उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। एग्जांपल बताइए इसके फटाफट अपनी बुक में से। Cl माइनस एक ही है, OH माइनस एक ही डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से डोनेट करेगा ना वो। माइनस चार्ज किसके ऊपर है मुझे बताओ तो? ऑक्सीजन के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर? OH माइनस में माइनस चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। नहीं पता हो तो यहाँ देख लेना, ये H2O का स्ट्रक्चर। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तभी तो ये H+ और OH माइनस बनता है।
तो हाइड्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन खोए, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। और साहब ऑक्सीजन के पास तो पहले से क्या है, लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन तो और पावरफुल हो गया। दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी हैं, खुद के भी फ्री पड़े हुए हैं, तो ये तो आराम से डोनेट कर सकता है। लेकिन डोनेटिंग साइट इसके पास एक ही है, ये सिर्फ ऑक्सीजन से ही डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन से डोनेट नहीं कर सकता। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक ही डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल हो उनको हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब आप इसकी डेफिनेशन अपने टेक्स्ट बुक में दे रखी है, वहां से पढ़ लीजिए। डेफिनेशन पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, मैंने इसलिए कहा था चैप्टर एक बार घर से पढ़कर आना। मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक ही डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल हो। पूरी टेबल दे रखी है मोनोडेंटेड लिगेंड्स की, पर इसमें कई सारे ज़बरदस्ती चढ़ा दिए हैं, उनके एग्जाम्पल्स गलत है, मैं आपको आगे डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। मोनोडेंटेड लिगेंड CN माइनस, NC माइनस, SCN माइनस, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। टेबल पूरी दे रखी है। अब नंबर के आधार पर चलेंगे ना अपन, तो वही चलेंगे, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे आगे चलना है। एक एग्जांपल मैं दूसरा लिगेंड यहाँ पर ले देता हूँ, पहले ही बीच में डाल दिया है मैंने, जो आपकी बुक में बाद में है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब तो होता है साहब कि लिगेंड्स हैविंग टू डोनेटिंग साइट्स। कितनी होंगी? टू डोनेटिंग साइट्स। अब दिमाग में तुरंत नॉक हो जाना चाहिए था कि सिर्फ दो डोनेटिंग साइट है तो इसको तो बाइडेंटेड कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? फिर इसको एम्बीडेंटेड क्यों कहा? तो कारण उसका ये कि हैविंग टू डोनेटिंग साइट still can donate from one at a time, from one at a time। लेकिन उसके बाद डोनेटिंग साइट तो है दो, लेकिन एक बार में एक से ही डोनेट करेगा। बात आई समझ में? कितनी डोनेटिंग साइट्स है साहब? टू डोनेटिंग साइट्स हैं, बट एट ए टाइम एक बार में एक ही साइट से डोनेट करेगा। अब आया समझ में सबको? तो अपन अब कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं इसके। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CN माइनस। पहला कौन सा ले रहा हूँ? CN माइनस। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड, इसलिए मैंने मोनोडेंटेड में उसका जिक्र पहले नहीं कर दिया। मोनोडेंटेड ही है वो ऐसे तो, लेकिन वो एम्बीडेंटेड में भी आता है। अब आपको कार्बन नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर पता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस कार्बन के पास क्या है? लोन पेयर, क्योंकि ये तीन ही बॉन्ड बना रहा है ना, यहाँ तो एक बॉन्ड उसका खाली पड़ा हुआ है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज किसके ऊपर आता है? कार्बन के ऊपर आता है। माइनस चार्ज किसके ऊपर आता है? और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है? लोन पेयर है। अगर मैं यहाँ बॉन्ड बता दूँ और लोन पेयर हटा दूँ तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा CN माइनस का। CN माइनस में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर होगा? ये ऑर्गेनिक में भी आएगा आपके क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में अंदर दो टॉपिक आते हैं आपके, एक आता है KCN, एक आता है AgCN। बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर अपन एक डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, उसमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये तो चाहे तो कार्बन से भी जुड़ सकता है, और ये चाहे तो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। आई बात समझ में? और जब ये कार्बन से जुड़ेगा तो आपका ऑर्गेनिक के अंदर एक कंपाउंड बनता है जिसको अपन कहते हैं एल्किल साइनाइड। क्या कहते हैं? एल्किल साइनाइड। और जब ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा तब आपका बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? अब कोई यूं कहे कि सर मैं तो कार्बन से भी जोड़ दूं, नाइट्रोजन से भी जोड़ दूं, तो वो बाइडेंटेड हो गया। क्या हो गया? बट CN इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। CN बाइडेंटेड का एग्जाम्पल है ही नहीं। किसका एग्जाम्पल है? एम्बीडेंटेड का है। भले उसके पास दो डोनेटिंग साइट है, लेकिन एक बार में कोई एक। अगर आपने कार्बन यूज ले लिया है, नाइट्रोजन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपने नाइट्रोजन ले लिया है तो कार्बन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमको कैसे पता पड़ेगी कि कब ये कार्बन से जुड़ेगा, कब ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा? तो वही तो ये कंसेप्ट है। ये किससे जुड़ेगा ये डिपेंड करेगा इसके आगे कौन जुड़ा है। इसके आगे मान लो इसके आगे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कार्बन को जल्दी फ्री कर दे, तो वो किससे जुड़ेगा? कार्बन से। कार्बन किससे जुड़े? तो वो किससे जुड़ेगा? कार्बन से। एग्जाम्पल के लिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर्स खेलते हैं?
11 प्लेयर्स खेलते हैं। अब मान लो मैं मेरे गांव से टीम लेकर गया 11 प्लेयर्स की, मैंने खिलाड़ी गिन लिए, लेकिन सडन क्या हुआ, मेरा एक प्लेयर उसके घर पे किसी प्रोग्राम में अटक गया है, जिसने मुझे यूँ कहा कि 4 बजे मैच है तो मैं शार्प 4 बजे आपको ग्राउंड में मिल जाऊँगा, और हम सब 3:45 पर ग्राउंड में पहुँच गए। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर, उस खिलाड़ी के हम वेट कर रहे हैं, स्टिल वेटिंग फॉर दैट प्लेयर। बट हमें ये पता था कि मान लो वो नहीं आ पाए तो मैं एक प्लेयर यहाँ से मेरे साथ ले गया था ऑलरेडी, तो मेरे पास तो 2 कंडीशन है, अगर ये आ गया तो मैं इसको खिलाऊंगा, ये नहीं आया तो मैं इसको खिलाऊंगा। मतलब मेरे पास डोनेटिंग साइड्स कितनी हो गई, 2। बट मैं यूज़ किसका करूंगा, वो तो मेरी कंडीशन होगी कि भाई अगर ये आ गया तो मैं इसका लूंगा, और ये कब आएगा, जब इसको उसके घर वाले जल्दी फ्री करेंगे तो मैं इसको लूंगा, अदरवाइज मैं इसका ले लूंगा। और ये नहीं आया तो मैं ऐसा तो नहीं रखूंगा कि वो नहीं आया तो मैं 10 खिलाड़ी खिलाऊं, फिर तो मुझे इससे भी खेलना है। तो मतलब ये कि अगर इसके आगे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ऐसा ग्रुप है जो कार्बन, वो बॉन्ड आसानी से टूट जाए तो कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, लेकिन वो ऐसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन जाए, कौन सा बॉन्ड बन जाए, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए, को आयनिक बॉन्ड होगा तो टूट जाएगा, आयनिक होगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड है तो नहीं टूट पाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड है, नहीं टूट पाया तो कार्बन तो बेचारा वहीं के वहीं बिजी है कि मैं बॉन्ड तोड़ूं जाऊं, बॉन्ड तोड़ूं जाऊं, बॉन्ड तोड़ूं जाऊं, लेकिन ये नाइट्रोजन जो कहता है कि साहब मुझे तेरी गरज है ही नहीं, कब तक तेरा इंतजार करेंगे, तब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर देकर जुड़ जाएगा, इतने में वो कार्बन भी आ जाएगा, कार्बन आ गया तो वो कहेगा तू तो मेरे पीछे रहे, तो फिर वो किस फॉर्म में रहेगा, तो आइसोसाइनाइड, CN साइनाइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एम्बीडेंटेड लिगेंड का। सेम लाइक आपका एक और एग्जाम्पल है NO2, कौन सा एग्जाम्पल है, NO2 में भी 2 है, एक तो नाइट्रोजन से जुड़ सकता है और दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो ये आपका NO2 फॉर्म में भी जुड़ सकता है, यही आपका ONO की फॉर्म में भी जुड़ सकता है। जब ये NO2 की फॉर्म में जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो, क्या कहते हैं, नाइट्रो। और जब ये ONO की फॉर्म में जुड़ता है तो इसको अपन कहते हैं नाइट्रिटो, क्या कहते हैं, नाइट्रिटो। दोनों बार कंपाउंड अलग अलग बना ना, अलग अलग। तो ये ऑर्गेनिक में है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक के अंदर वापस आएंगी। तो इसमें भी क्या, तो वही कंसेप्ट, आगे जो जुड़ रहा है वो फ्री कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो दूसरा जुड़ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो समझ में आया एम्बीडेंटेड लिगेंड सबको, क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो वे लिगेंड्स जिसके अंदर डोनेटिंग साइट्स तो होंगी 2, लेकिन एट अ टाइम एक बार में वो एक से ही जुड़ेगा, वो फिक्स नहीं है कि इसी से जुड़ेगा, वो दोनों में से कहीं से भी जुड़ेगा, लेकिन एक से जुड़ गया तो दूसरा आपके काम में आएगा नहीं, तो उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब अपन सेकेंड बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। किसकी बात करते हैं साहब, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका आपका क्वेश्चन दे रखा है पीछे, मैं यहाँ टॉपिक लिखता हूँ, इसमें आप पीछे क्वेश्चन देख लो। टॉप क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय किलेट इफेक्ट, CHELATE, व्हाट डू यू मीन बाय किलेट इफेक्ट, है मिला क्वेश्चन सबको, ये क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय किलेट इफेक्ट, जो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। और आपकी पूरी बुक पढ़ोगे ना आप, बुक में कहीं भी किलेट शायद वर्ड नहीं है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है बुक में इसको एक्सप्रेस नहीं, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, इतना डिटेल में नहीं किया है, होगा भी तो भी। तो देखो किलेट है, पर जनरली इंग्लिश मीडियम वाले हैं हम तो CHE पढ़ने में आता है तो चिलेट पढ़ते हैं अपन, या चिलेटिंग इफेक्ट भी पढ़ते हैं, तो हमें तो बोल के सुनाना नहीं है एग्जाम में, हमें लिखना है, तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन तो इसका किलेट है। और देखो कभी भी किसी चीज़ फैक्ट होता है ना, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता पड़े तो आप बुक से देख सकते हो, गवर्नमेंट हिंदी मीडियम की बुक्स होती है ना, उसके अंदर दे रखा है, तो इसको किलेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, किलेट। तो सेकेंड एग्जाम्पल अपन देते हैं बाइडेंटेड का, किसका देते हैं, बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड लिगेंड किससे कहते हैं, लिगेंड्स हैविंग 2 डोनेटिंग साइट्स, वे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स हो और वो दोनों से डोनेट करे, जिसके पास 2 डोनेटिंग साइट्स हो और वो दोनों से डोनेट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर, 2 में से एक करेगा तो एम्बीडेंटेड, दोनों से करेगा तो बाइडेंटेड। अब एग्जाम्पल इसका अपन सबसे पहला आता है EN, जिसका पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन। पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन। अब भैया
उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जो मैंने आपको कहा था। मुझे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ, कितना होगा? 2। किसके आधार पर? जो हमने डेफिनेशन अब तक पढ़ी है, इट कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम M, उससे 2 EN जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट दैट ऑलरेडी वी हैव डन टिल नाउ। अब तक हमने जो पढ़ा उसके आधार पर तो सही है, पर मैंने आपको तभी कह दिया था कि हमने जो डेफिनेशन बोली है वो गलत है। वो अब यहाँ प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले एथिलीन डाइएमीन, तो एथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो मैं 2 कार्बन लगा दूं। डाइएमीन मतलब कितने एमीन जोड़ने हैं? 2 एमीन जोड़ने हैं, तो ये मैंने जोड़ दिया NH2, ये मैंने जोड़ दिया NH2। दोनों कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। रेस्ट वैलेंसी हम किससे सेटिस्फाई करते हैं? हाइड्रोजन से। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? H2। अब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ। एक्चुअल में कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, पर उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मैं डोनेटिंग साइड बता सकूँ आपको। यूँ लिख दिया, ऑल वी आर नो डेट नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जिसके भी पास लोन पेयर है वो तो लिगेंड का काम करता है। तो ये पूरा एक ही लिगेंड है। इस पूरे को अपन कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। क्या कहते हैं? एथिलीन डाइएमीन, जिसको प्यार से अपन कहते हैं EN। क्या कहते हैं? EN। ठीक। अब 2 डोनेटिंग साइड्स हैं, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। मतलब एक ही मेटल एटम को एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कितने बना रहा है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये कि ये यहाँ से भी बना रहा है साहब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ से भी बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सबसे जोरदार ये एक साइक्लिक रिंग बन गई। क्या बनी? साइक्लिक रिंग बनी रिंग। और कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर्ड। कितने मेंबर्ड है? और 5 मेंबर्ड रिंग क्या होती है? स्टेबल होती है साहब। याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था? बायोमोलिक्यूल में। कहाँ पढ़ा था? बायोमोलिक्यूल में। नहीं देखे हो वीडियो देख लेना, जिन ने भी नहीं देखे हो। मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी चैप्टर डिसाइड होंगे मैं एक भी चैप्टर वापस नहीं पढ़ाऊंगा, एक भी नहीं। जितना मैंने पढ़ा दिया उसका तो एक टॉपिक भी नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर तो दूर की बात है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पर भी इतनी मेहनत करी है जितनी क्लास में करनी होती है। तो मैं आपको एक भी चैप्टर वापस नहीं पढ़ाऊंगा। आपको देखना है, आज देखोगे तो भी यूट्यूब से ही देखना है, कल देखोगे तो भी यूट्यूब से ही देखना है। चैप्टर सारे यूट्यूब से ही कंप्लीट करने हैं जो मैंने पढ़ा दिए, बाकी नहीं पढ़ाए वो मैं पढ़ाऊंगा। 5 मेंबर रिंग बनी, स्टेबल है, 5 मेंबर की रिंग होती है, और इसी को हम कहते हैं किलेट इफेक्ट। क्या कहते हैं? किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट का बेसिक मतलब है जकड़ने की क्षमता। किलेट इफेक्ट का बेसिक मतलब क्या है? जकड़ने की क्षमता। मतलब ये कि वेन एवर अ लिगेंड अटैक्स ऑन अ मेटल एटम फ्रॉम डिफरेंट डोनेटिंग साइड्स, जब एक ही लिगेंड किसी मेटल के ऊपर अलग अलग डोनेटिंग साइड से अटैक करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? किलेट इफेक्ट। क्या कहते हैं? किलेट इफेक्ट। अब देखो यहाँ इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है MEN2 का, तो एक और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा। सही है? और ये भी क्या कर रहा होगा? ऐसे। तो मुझे बताओ अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आ रहा है? 4। कितना आया? और एग्जाम में आप तो 2 कर आए हो, तो हो गया गलत। सही कोऑर्डिनेशन नंबर ये है। तो सही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर मिले हैं वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द। अब ये तो आपको यहीं से पता पड़ेगी, लिगेंड से पता पड़ेगी। अब खाली एक EN लिखा है तो EN आते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, EN बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो एक EN 2 तो 2 बनाएंगे 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसे ऐसे आगे ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, सारे के सारे ऐसे ही हैं। आपको पढ़ने हैं, कल आपको पढ़ लेने हैं। आगे आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी, कल की क्लास में तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ना ही है, और नेक्स्ट क्लास में आपको ये अच्छे से घर पर एक बार पढ़कर आना है। ठीक है? लैंग्वेजेस इसकी घर से पढ़नी है आपको, जैसे कि लिगेंड की डेफिनेशंस हैं, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड उनकी डेफिनेशंस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, सेंट्रल मेटल एटम की है, उनके एग्जांपल्स हैं। ये आज आप घर पर जाकर देखेंगे। कोई भी दिक्कत लगे किसी को तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद सर।